हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल्मी ARG और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजी 2 का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम ट्रंक्स को देखते हैं। ट्रंक्स को एक न्यू डीमन ने पोजेस किया होता है, जिसका कहना यह है कि वो लूसिफ का भाई है। इस डीमन के ट्रंक्स को पोजेस करते ही ट्रंक्स की ताकत एकदम से बढ़ जाती है। ट्रंक्स को पोजेस किया हुआ डीमन लूसिफ से बोलता है कि शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर मैं कौन हूँ, पर शायद एक दिन ज़रूर तुम्हें मेरे बारे में पता चलेगा, मेरे प्यारे हाफ ब्रदर। इन सब चीज़ों को दूर खड़ा लूसिफ वेजिटो भी देख रहा होता है। लूसिफ वेजिटो को नहीं समझ रहा होता कि आखिर ट्रंक्स के ऊपर किसने कब्जा किया है। लूसिफ वेजिटो बोलते हैं कि आखिर ये कौन है, क्या ये ट्रंक्स है? आखिर मैं कितने समय से डीमन राइम में था? मुझे तो लगता था डीमन राइम में टाइम अलग तरीके से काम करता है। ये तो हो ही नहीं सकता कि ये वही बच्चा है जिसे मैं जानता था। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये फ्यूचर वाला ट्रंक्स है। ट्रंक्स के मुंह से बिग ब्रदर शब्द को सुनकर लूसिफ भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। लूसिफ बोलता है कि क्या बिग ब्रदर, क्या ये कहना चाहता है कि ये मेरा ही खून है? पर ये तो एक सेयन है, वो भी फ्यूचर से। ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक बेवकूफ है। इसके अंदर थोड़ी सी ताकत क्या आ गई? इसने तो अपने आप को मेरा ब्रदर ही समझ लिया। तुम्हारी इस छोटे से पावर को देखकर मैं तुम्हारा तारीफ करने वाला था, पर उससे पहले तुमने अपने मुंह से कुछ ऐसी बकवास बातें बोल दी जिसकी वजह से मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि तुम एक माइंडलेस मॉडल हो। प्यारे लड़के, मैंने तुम्हें यहाँ पर काफी बार ही हराया है, पर इस बार मुझे ये डर है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म ना कर दूं। तुमने तो कभी डीमन राइम को देखा ही नहीं, इसके बावजूद तुम मेरे डेविल हुड के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम अपने आप को एक डेविल पुकार रहे हो। तुम तो शायद उस वेजिटो से भी ज्यादा बेकार और बेवकूफ हो। जवाब में ट्रंक्स बोलते हैं कि ये तुम्हारी पहली मुलाकात है मेरे साथ, और पहली मुलाकात में तुम ये कहने से इनकार कर रहे हो कि तुम मेरे ब्रदर हो। क्या तुम्हें पता है, बच्चे हमेशा ही उनके ऊपर की गई जाति को याद रखते हैं। इसे वो कभी भी भूलते नहीं और ना ही कभी माफ़ करते हैं। प्यारे लूसिफ। लूसिफ जवाब में बोलता है कि तुम्हारे मुँह से लूसिफ सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा, पर तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो। तुम्हारे लिए तो मैं लॉर्ड ओमनी डेविल हूँ, पर मैं इस चीज को मानता हूँ कि चाहे तुम अपने आप को किसी भी नाम से पुकारो, पर तुम्हारा पावर लेवल पहले से ज्यादा बढ़ चुका है, जिसका मतलब साफ है कि मैं और भी ज्यादा मजे कर सकता हूँ। और इस चीज के लिए मैं तुम्हें काफी जल्दी शुक्रिया अदा करने वाला हूँ। लूसिफ के ऐसा बोलते ही लूसिफ एकदम से पावर अप करने लग जाता है। लूसिफ का पावर अप जबरदस्त होता है, उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। लूसिफ का पावर अप इतना ज़बरदस्त होता है कि गोकू, वेजिटा, जिरिन सबके सब हैरान रह जाते हैं। जिरिन बोलता है कि ये नहीं हो सकता। वेजिटा बोलता है कि लूसिफ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसिफ के पावर अप के वजह से गोकू एकदम से पीछे की तरफ उड़ता जा रहा होता है, पर गोकू किसी तरीके से अपने आप को पीछे जाने से रोकता है। गोकू एकदम से एक चट्टान को पकड़ लेता है, जिसके सहारे गोकू अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। गोकू बोलता है कि आखिर वो क्या कर रहा है। चीज़ें तो बिल्कुल फ्रीज़ा की तरह ही हो रहा है। क्या इसके फाइनल फॉर्म का कोई अंत भी है? लूसिफ के इस पावर अप को देखकर लूसिफ वेजिटो बोलता है कि इसी चीज़ की तो मैंने उम्मीद की थी। मैं ओमनी डेविल से ऐसे किसी चीज़ की उम्मीद करता हूँ, पर मुझे अब भी नहीं लगता कि यही उसकी पूरी ताकत है। पर अगर मैं सच कहूँ तो मुझे मेरे लॉर्ड से इससे कम की भी उम्मीद नहीं थी। लूसिफ वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम लूसिफ और ट्रंक्स को देखते हैं। लूसिफ पावर अप करके ट्रंक्स के सामने खड़ा हुआ होता है। ट्रंक्स बोलता है कि बस इतना ही, तुम्हारा ये पावर तो असली डेविल जिन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बहुत ही जल्द दिखाने वाला हूँ कि असली डेविल क्या कर सकता है। लूसिफ वेजिटो बोलता है कि डेविल, आखिर ये बच्चा कहना क्या चाहता है? क्या ये बच्चा ये कहना चाहता है कि वो डेविल है, यानी कि मैं? आखिर इस बच्चे को किसने पोजेस किया है? इसके अंदर है कौन? मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये अपने टाइमलाइन में किन चीज़ों से गुजरा है। लूसिफ देखता है कि उसकी तरफ काफ़ी सारे एनर्जी अटैक्स आ रहे होते हैं। इन अजीब से दिखने वाले एनर्जी अटैक्स को अपने पास आता देख लूसिफ भी हैरान रह जाता है। लूसिफ बोलता है कि आखिर ये सब क्या है?
आखिर ये बच्चा किस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है मेरे ऊपर। लूसिफ के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो एनर्जी अटैक्स एक के बाद एक लूसिफ तक आने लग जाते हैं। पर ओमनी डेविल बनने की वजह से लूसिफ की ताकत और स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से लूसिफ काफ़ी आसानी से इन अटैक को डॉज कर रहा होता है। लूसिफ इन अटैक्स को डॉज करते हुए बोलता है कि बेवकूफ कहीं के, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरीके के अटैक से मुझे हरा सकते हो? लूसिफ ने इतना बोला ही होता है कि तभी लूसिफ अपने पीछे किसी को नोटिस करता है। लूसिफ देखता है कि उस तक ट्रंक्स पहुंच चुका है, पर इसके बावजूद लूसिफ को सारा फर्क नहीं पड़ता। लूसिफ ट्रंक्स को देखकर बोलता है कि मैं समझ गया, ये एक तरीके का इल्यूजन है। लूसिफ के इतना बोलते ही लूसिफ उस अटैक को भी डॉज कर देता है। लूसिफ के उस अटैक को डॉज करते ही लूसिफ फिर से किसी को नोटिस करता है। लूसिफ देखता है कि अब उसके सामने ट्रंक्स आ चुका है। ट्रंक्स ने भी गोकू की तरह अपने आप को लाइट में बदल लिया होता है, जिसके वजह से ट्रंक्स पूरी तरीके से सफ़ेद रोशनी से ढक जाता है। ट्रंक्स एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है लूसिफ को। लूसिफ ट्रंक्स के इन ट्रिक्स को देखकर बोलता है कि तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम मेरे भाई हो, तो आखिर तुम मुझे हराने के लिए क्यों इन बेकार ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो? तुमसे अच्छा तो डाई कर सकता है। लूसिफ ने इतना बोला ही होता है कि तभी ट्रंक्स एकदम से अटैक कर देता है लूसिफ के ऊपर, पर लूसिफ इस अटैक को भी डॉज कर देता है। जैसे ही लूसिफ उस अटैक को डॉज करता है, वैसे ही लूसिफ के सामने एक और ट्रंक्स आ जाता है। ये ट्रंक्स लूसिफ के एक पैर के बहुत ही ज़्यादा करीब होता है और देखने से ऐसा लग रहा होता है कि ट्रंक्स लूसिफ के इस पैर को पकड़ के उसके ऊपर अटैक करने वाला है। ट्रंक्स बोलता है कि अब आओ भी बेवकूफ़, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फाइनली ट्रंक्स को देखकर लूसिफ हैरान नहीं होता, बल्कि लूसिफ ट्रंक्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लूसिफ बोलता है कि आखिरकार तुमने खुद को दिखाने का फैसला कर ही लिया, पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि तुम इन बेकार ट्रिक्स का इस्तेमाल करके मुझे नहीं हरा सकते। लूसिफ के इतना बोलते लूसिफ एकदम से अपना पैर उठा लेता है। ट्रंक्स ने लूसिफ से इस तरीके की तेज़ी की उम्मीद नहीं की थी। लूसिफ सिर्फ खुद को ट्रंक्स के अटैक से बचाता ही नहीं है, बल्कि ट्रंक्स के ऊपर भी अटैक कर देता है। ट्रंक्स काफ़ी जल्दी अपना बैलेंस बना लेता है। लूसिफ के उस ताकतवर पंच के वजह से ट्रंक्स के मुंह से खून निकल रहा होता है। उस खून को पोंछते हुए ट्रंक्स बोलता है कि अब ये हुई ना बात, मैं तुमसे इसी चीज़ की तो उम्मीद कर रहा था। तुम्हें पता है क्या, अब तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम भी मेरी तरह रानी के बेटे हो। लूसिफ बोलता है कि कैसे? आखिर वो मेरे मदर के बारे में कैसे जान सकता है? ट्रंक्स बोलता है कि इसका मतलब तो ये है कि अभी तुम्हें विश्वास होने लगा है कि आखिर मैं कौन हूँ। शायद मेरे शब्दों से तुम ये नहीं मानोगे कि तुम मेरे ब्रदर हो, जिसके वजह से मैं अब चीज़ों को तुम्हारे लिए थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल करने वाला हूँ। ट्रंक्स के इतना बोलते ही ट्रंक्स काफ़ी तेज़ी से लूसिफ की तरफ बढ़ने लग जाता है, और जैसे ही ट्रंक्स लूसिफ तक पहुँचता है, वैसे ही ट्रंक्स एकदम से लूसिफ के ऊपर अटैक कर देता है। पर ज़्यादा तेज़ी होने के कारण लूसिफ इस अटैक को भी डॉज कर देता है। लूसिफ के इस अटैक के डॉज करते ही लूसिफ भी एक अटैक कर देता है ट्रंक्स के ऊपर, पर ट्रंक्स भी इस अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है। जैसे ही ट्रंक्स इस अटैक को डॉज करता है, वैसे ही ट्रंक्स एक ज़बरदस्त किक मार देता है लूसिफ को, पर लूसिफ फिर से इस अटैक को डॉज कर देता है। लूसिफ इस अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊं। लूसिफ एक ज़बरदस्त पंच मार देता है ट्रंक्स को। ये पंच इतना ज़बरदस्त होता है कि ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, पर लूसिफ को बहुत ही जल्द ये एहसास हो जाता है कि ट्रंक्स ने उसके इस अटैक को भी डॉज कर दिया है। लूसिफ काफ़ी जल्दी ये नोटिस करने में कामयाब हो जाता है कि उसके पीछे ट्रंक्स आ चुका है। जैसे ही ट्रंक्स लूसिफ के पीछे अपीयर होता है, वैसे ही ट्रंक्स एक ज़बरदस्त पंच मार देता है लूसिफ को। ट्रंक्स ने इस बार एक ज़बरदस्त एल्बो मारा होता है लूसिफ के पीठ पर। इस अटैक के लगते ही लूसिफ को एकदम से गुस्सा आ जाता है ट्रंक्स के ऊपर। लूसिफ बोलता है कि बेवकूफ कीड़े कहीं के। दूसरी तरफ ट्रंक्स बोलता है कि फैमिली मेंबर से इस तरीके से बातें नहीं की जाती लूसिफ। ट्रंक्स के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लूसिफ एक ज़बरदस्त पंच मार देता है ट्रंक्स को। इस तरीके की अटैक की उम्मीद नहीं की थी ट्रंक्स ने लूसिफ से। यह अटैक काफ़ी ज़बरदस्त होता है, पर इसके बावजूद ट्रंक्स अपना बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो लूसिफ, तुम लकी हो क्योंकि अभी भी मेरी ताकत ग्रो हो रही है। पर तुम्हारी एक बात से मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ, मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम मेरी ताकतों को मैच कर पाओगे। शायद ये तुम्हारे फादर के जीन्स की वजह से हो रहा है। ट्रंक्स के इतना बोलते लूसिफ एकदम से रुक जाता है। लूसिफ बोलता है कि
अब ये किस बारे में बात कर रहा है? क्या ये मेरे फादर के बारे में जानना चाहता है? तुम काफी देर से बकवास कर रहे हो। कुछ देर पहले तक तो तुम मेरे हाफ ब्रदर होने की बात कर रहे थे। तुमने ये भी कहा था कि तुमने अभी अभी जन्म लिया है, और अब तो मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो कि जैसे तुम्हें मेरे फादर के बारे में भी पता है। तुम तो क्या, मुझे भी नहीं पता कि मेरा बाप कौन है, और मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। शायद तुम्हारे आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, उसी ने शायद तुम्हें इस जैसी बेकार चीजों के बारे में इमेजिन करवाया होगा, और मुझे लगता है कि इस मामले में मुझे भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। लूसिफ के इतना बोलते लूसिफ अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक बना लेता है। ये एक स्पीयर शेप का एनर्जी बॉम्ब होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है। इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि लूसिफ एकदम से अपने फिस्ट को बंद कर लेता है। जैसे ही लूसिफ अपने फिस्ट को बंद कर लेता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वो एनर्जी अटैक एकदम से चटक जाता है, जिसके वजह से उस एनर्जी बॉम्ब के अंदर जो लाइट मौजूद था उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। लूसिफ बोलता है कि क्या तुमने देखा? ये लाइटनिंग इफेक्ट्स, ये सिर्फ अकेले तुम्हें ही करने नहीं आते हैं बच्चे। ये चीजें मैं भी कर सकता हूँ, पर अब वक्त आ चुका है ये देखने का कि आखिर तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। क्या तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो, मेरे सो कॉल ब्रदर? लूसिफ के इतना बोलते हम देखते हैं कि लूसिफ के हाथ से एक ब्लैक लाइटनिंग निकल रही होती है। दूसरी तरफ हम ट्रंक्स को देखते हैं। ट्रंक्स बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बातों से एग्री नहीं करता, पर मुझे ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि आखिर तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं कौन हूँ, चाहे मजाक में ही सही। ट्रंक्स के इतना बोलते ही ट्रंक्स एकदम से अपने हाथ में एक स्लेयर ब्लेड बना लेता है। ट्रंक्स के स्लेयर ब्लेड के बनाते ही ट्रंक्स एकदम से लूसिफ की तरफ बढ़ने लग जाता है। वहीं पर लूसिफ भी ट्रंक्स की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। ट्रंक्स लूसिफ की तरफ जाते हुए बोलता है कि अब तुम ये देखने वाले हो कि रानी का सबसे ताकतवर बेटा कौन है। इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि लूसिफ और ट्रंक्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हैं एक दूसरे के, और जैसे ही ट्रंक्स का स्लेयर ब्लेड और लूसिफ का पंच आपस में टकराता है, वैसे ही एक ज़बरदस्त ब्लास्ट देखने मिलता है हमें। ये एक्सप्लोजन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और इस एक्सप्लोजन से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। इस एक्सप्लोजन को अपने सामने होता देख लूसिफ वेजिटो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। लूसिफ वेजिटो बोलता है कि ट्रंक्स, ये नहीं हो सकता। क्या ये बच्चा सच में ट्रंक्स है? रानी, आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है? क्या ये रानी का बेटा है? पर ये नहीं हो सकता। इस एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट छोटे ट्रंक्स तक भी पहुंच जाता है। प्रेजेंट टाइमलाइन का ट्रंक्स बोलते हैं कि क्या ये सच में मैं हूँ। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें लूसिफ और ट्रंक्स आमने सामने दिखते हैं। लूसिफ ट्रंक्स की इस ताकत को देखकर बोलता है कि ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मुझे पता था कि तुम पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, पर मैंने इस ताकत की उम्मीद नहीं की थी। मैं मॉर्टल राइम और डीमन राइम दोनों का सुप्रीम रूलर हूँ। इसके बावजूद तुमने मेरी ताकतों को मैच कर लिया। जरा तुम मुझे ये बताना, क्या तुम सच में सेयन वेसल्स का ही इस्तेमाल कर रहे हो? और अगर तुमने इसके बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर ही लिया है, तो क्यों ना तुम मुझे अपना नाम बताओ। ट्रंक्स जवाब में बोलता है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये वो वक्त नहीं है। मेरे नाम जानने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वेजिटो के साथ लड़ने के लिए तुम जिंदा रहोगे, तब तुम्हें मेरे नाम के बारे में भी पता लग जाएगा। ट्रंक्स के इतना बोलते ही ट्रंक्स काफ़ी तेज़ी से लूसिफ की तरफ फिर से बढ़ने लग जाता है। ट्रंक्स जैसे लूसिफ की तरफ बढ़ता है, ट्रंक्स एक ज़बरदस्त अटैक करता है लूसिफ के ऊपर। इस अटैक का बहुत ज़्यादा तो इम्पैक्ट नहीं होता लूसिफ के ऊपर, पर ट्रंक्स लूसिफ के सहारे बैक फ्लिप मारता हुआ फिर से अपना पोजीशन ले लेता है। ट्रंक्स लूसिफ से बोलता है कि मुझे डर है कि तुम ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं अकेला फाइटर मौजूद नहीं हूँ। क्या मैंने सही कहा? क्या तुम तीनों बस खड़े खड़े इस लड़ाई को देखोगे, या फिर तुम लोग अपने दुनिया को बचाने की कोशिश भी करोगे? ट्रंक्स का मुंह इस वक्त 360 डिग्री घूम जाता है, जिसे देखकर वेजिटा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलता है कि क्या वो हमसे बात कर रहा है? ट्रंक्स बोलता है कि हाँ, तुम तीनों डरपोकों से ही बात कर रहा हूँ मैं। वेजिटा, गोकू, जिरिन तीनों ही हैरान रह जाते हैं ट्रंक्स के इस तरीके के मूव को देखकर। इस बैटल को क्रिस्टल बॉल की मदद से भी कोई देख रहा होता है, और ये और कोई नहीं बल्कि एल्डर गॉड्स होते हैं। जूअस इस बैटल को देखते हुए बोलते हैं कि आखिर वहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। लगता है इनमें से जिसका नाम लूसिफ है, वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में कामयाब रहा। उसने राइम को मर्ज कर दिया और अब उसके पास ओमनी डेविल की ताकतें मौजूद है। पर अभी मैं ये क्या देख रहा हूँ कि लूसिफ से भी ताकतवर कोई वहाँ पर प्रेजेंट है।
ये लड़का क्रोनोआ के वजह से ये टाइम ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँच पाया है। आखिर ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है? क्या ये लोग ये भूल चुके हैं कि हमने किस बारे में बात किया था? तभी वो यंगर गॉड बोलता है कि मुझे इस तरीके से मत देखो आप, मैं तो यहाँ पर मौजूद हूँ पर बाकी यहाँ पर नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, हमारे बाकी के गॉड्स इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। शुरुआत में वो थोड़ा बहुत चिंता में ज़रूर थे, पर फिर पोसाइडन ने एक रास्ता निकाला। और जैसा कि हमें पता है कि पोसाइडन काफ़ी ज़्यादा आलसी है, तो इसीलिए वो खुद से जाकर लड़ने वाला तो है नहीं। उसने अपने बदले अपने तरफ से लड़ने वाले एक वॉरियर को चुना है, वो भी उसके खुद के बनाए गए मल्टीवर्स से, जिसका नाम है क्रेटोस। पोसाइडन के इसी आइडिया को अब दूसरे भी फॉलो कर रहे हैं और अब सब लग चुके हैं अपने अपने मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल फाइटर को बनाने में। और चीज़ें अभी देखने पर से ऐसी लग रही है जैसे ये लोग किसी तरीके का टूर्नामेंट कर रहे हैं। इस बात को सुनकर ज़ूअस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं कि मेरे बेवकूफ़ बेटे, वो बेवकूफ़ पोसाइडन, क्या उन्हें ये भी पता है कि आखिर उनके मल्टीवर्स से चुने गए वॉरियर्स इनके सामने टिक भी पाएंगे? क्या उनको थोड़ा सा भी एहसास है कि आखिर हम एल्डर्स गॉड्स ने इस बारे में डिस्कशन क्यों किया था? ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनमें से सारे ही बेवकूफ़ है। तभी एरिस बोलता है कि शांत हो जाओ मेरे पुराने दोस्त। हाँ, मैं ये देख सकता हूँ कि राइम मर्ज हो चुका है और ये लूसिफ पहले से ज़्यादा ताकतवर भी बन चुका है, पर इसकी ताकत उतनी भी ज़्यादा नहीं है जितना कि हमने सोचा था पहले। क्या मैंने सही कहा? यंग हेडस भी इसे काफ़ी आसानी से हरा सकता है अगर वो चाहे तो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसका मुकाबला करने के लिए ये यंग मॉर्टल आ चुका है, जो कि लूसिफ को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा है। और वो वेजिटो, जिससे कि हम लोग डर रहे थे, देखने से तो ऐसा लगता है कि वो भी लूसिफ का गुलाम ही है। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि चीज़ें अपने आप से ही ठीक हो जाएगी। और यही तो बैलेंस ऑफ पावर भी है। कुछ भी नहीं बदला है ज़ूअस। जवाब में ज़ूअस बोलता है कि मैं इस लॉजिक के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करता एरिस। इस बार सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। जब कैस्टियल ने मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पहले दिखाया था, तब पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम थी और मुझे डर है कि मेरे बुढ़ापे के वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेता हूँ। मुझे शायद अपना बेस्ट देना चाहिए, क्योंकि एकोबेल अभी भी तैयार नहीं हुआ है मेरा सक्सेसर बनने के लिए। आखिर वो इस वक्त क्या कर रहा है? क्या वो भी कोई वॉरियर ढूंढ रहा है? वो यंगर गॉड बोलता है कि ये उसका स्टाइल नहीं है, वो शायद कैस्टियल के साथ ही होगा। तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम एक माउंटेनियस एरिया को देख रहे होते हैं, जहाँ पर एक शख्स बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर ये शख्स कौन है। ये शख्स होता है कैस्टियल। कैस्टियल काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है। कैस्टियल बोलता है कि आखिर मैं कहाँ पर जाऊँ, आखिर मुझे कहाँ से सबसे ताकतवर फाइटर मिलेगा फिर से। मैंने काफ़ी समय से अपने मल्टीवर्स के ऊपर नज़र नहीं रखा है। तभी कैस्टियल को एकदम से एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि मुझे पता है। इतना बोलते ही कैस्टियल एकदम से गायब हो जाता है। वो एकदम से एक जाने माने जगह पर जाकर अपीयर होता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि ये ग्रैंड प्रीस्ट का पैलेस है। कैस्टियल बोलता है कि मुझे पता होना चाहिए था कि मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर शख्स तो ओमनी किंग खुद ही है। मैं उस हेरा की तरह कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। उसने तो अपने मल्टीवर्स में एक बच्चे को ओमनी किंग बनाया हुआ था और मैंने उससे बेहतर किसी को बनाया है। कम से कम मैं उसे ये उम्मीद तो रख सकता हूँ कि उसे पता होगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कहाँ पर है। तभी एकदम से कैस्टियल चिल्लाते हुए बोलता है कि ओमनी किंग जल्दी से बाहर आओ, जहाँ पर भी हो तुम। कैस्टिया के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि कैस्टियल के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है। जल्दी कैस्टिया को इस चीज़ का एहसास हो जाता है। कैस्टियल बोलता है कि वो रहे तुम। ओ मेरे प्यारे ओमनी किंग, मुझे पता था कि मैं तुम्हें बहुत ही जल्द ढूंढ लूँगा। मैंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लूसिफ जितना ही या फिर वेजिटो जितना। ओमनी किंग बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है एल्डर गॉड। कैस्टियल के बनाए हुए मल्टीवर्स का ओमनी किंग वेजिटो होता है। इसके बालों का रंग सफ़ेद होता है, इसकी आंखें चमक रही होती है। आखिर कैस्टियल फाइट में इस ओमनी वेजिटो का इस्तेमाल किस तरीके से करेगा, ये हमें इसके नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।